Good evening, students. My name is Gunjan Sharma, MBBS student at AIMS Nagpur. So we will start with chapter number first of class 12th, that is reproduction in organisms. हम इसके NCERT example question solve कर रहे थे. So we have done multiple choice questions. Now we will start with very short answer type of questions. Okay. So let's start. Question number one. Question number one is asking mention two inherent characteristics of amoeba and yeast that enable them to reproduce asexually. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूछ रहा है कि ईस्ट और अमीबा है वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. कौन कौन सा करता है? अमीबा करेगा बाइनरी फिशन. ठीक है, अमीबा करेगा बाइनरी फिशन. डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम डाला है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सो दिस इज द बाइनरी फिशन का डायग्राम ऑफ अमीबा, द फर्स्ट डायग्राम दैट यू कैन सी, जिसमें एक सेल होती है अमीबा की जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पेरेंट सेल होती है. उसके अंदर न्यूक्लियस में पार्टीशन होता है सबसे पहले अंदर. ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड धीरे धीरे होता है, बीच में इन्वेजिनेशन आती है और दो सेल बन जाती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ए बाइनरी फिशन, और ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो अमीबा के अंदर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नो गैमीट फॉर्मेशन. ओके, कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई भी फ्यूजन नहीं हुआ है, तो नो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनी है बिना किसी फ्यूजन के, बिना गैमीट फॉर्मेशन के. इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी का मतलब होता है टू. ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू. मतलब ये है कि एक सेल से दो सेल बनेगी, एक सेल से दो सेल बनेगी, 1 and 2. ठीक है, तो ये बाइनरी फिशन हो गया. ईस्ट सेल में क्या होता है? ईस्ट सेल में बाइनरी फिशन नहीं होता है पर बडिंग होता है. बडिंग में क्या होता है? बडिंग में एक बहुत बड़ी सी सेल होती है जो पेरेंट सेल होती है, जो यहाँ पे दिखाई गई है. इसके अंदर भी ये वैक्यूल है पेरेंट सेल का, और ये न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस एक पॉल पे चला जाता है, मतलब एक कोने पे चला जाता है सेल के. ठीक है, पेरिफेरी में, वहां पे जाके न्यूक्लियस, देखो ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर रहा है, और अब ये दो न्यूक्लियस बन गए, और इनमें से एक छोटा सा सेल निकल के आ रहा है बड़े सेल में से, तो इसको हमने बोला है बड. क्या बोला है? बड. ठीक है, तो इसलिए ईस्ट में होता है बडिंग, जो यहाँ पे दिखाया गया है. ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट के अंदर एंड बाइनरी फिशन के अंदर. तो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि देखो बाइनरी फिशन और बडिंग हो रहा है ईस्ट में, लेकिन ईस्ट और अमीबा में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा क्या है उन दोनों ऑर्गेनिज्म में कि वो ये तरह का रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, मतलब ये बाइनरी फिशन और बडिंग कर पा रहे हैं. तो आंसर देखो इसी में छुपा है डायग्राम में. एक तो देखो उनके स्ट्रक्चर में ऐसी अलाउंस है, स्ट्रक्चर में ऐसे क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, ऐसा साइटोप्लाज्म है जो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है. तो पहला आंसर हमारा सीधा सीधा जाएगा कि देयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल. ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आसानी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं हो रही है. उसके बाद सेकंड है ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट इज देयर सिंगल पैरेंटल. ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, जैसे अमीबा के केस में जब हमने बाइनरी फिशन देखा तो एक ही सेल थी, गैमीट नहीं थे, फर्टिलाइजेशन नहीं था, जिसके अंदर हमें दो सेल या फिर दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है. तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. ठीक है, इसलिए सिंगल पैरेंटल है. तो अमीबा यानी ईस्ट में दो किसी सेल की जरूरत नहीं है, और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी सिंपल है, इसलिए ये तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो इनके अंदर पॉसिबल हो पाता है. तो ये दो आंसर आपको इसके देने हैं. बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि अमीबा एंड ईस्ट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हैं, और सिंगल सेल स्ट्रक्चर के अंदर बाइनरी फिशन एंड बडिंग करना आसान है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाई डू वी रेफर टू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज क्लोन्स? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, उसमें पूछा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको हम क्लोन्स क्यों बोलते हैं. क्लोन्स का मतलब आपको पहले समझना होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको समझना होगा. ठीक है, पहले हम रिप्रोडक्शन का बेसिक्स देखते हैं, उससे हमको अपने आप समझ आ जाएगा. तो रिप्रोडक्शन का बेसिक है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जन्म देता है एक यंग वन ऑफस्प्रिंग को, जो उसके जैसा सिमिलर होता है. यहाँ पे सिमिलर वर्ड यूज किया है. देखो सिमिलर का मतलब एकदम टू कॉपी नहीं होता है. सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी होगा उसका.
There are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दो सेल्स इन्वॉल्व होंगी, दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, अलग प्रकार मतलब प्रजाति अलग नहीं होगी, स्पीसीज सेम रहेगा, लेकिन एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। एक मेल होगा, ठीक है, और एक फीमेल होगा। ये दोनों गैमीट बनाएंगे, गैमीट बना के इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको हम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको हम बोलेंगे। तो देखिए, इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म के जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो जीन्स हैं, जब आपस में ये जीन्स मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया जीन भी निकल के आएगा, है ना। थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर सेम होगा इस ऑर्गेनिज्म का जो इन दोनों से बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉपी हो जाएगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमने अभी अमीबा और ईस्ट का देखा कि एक ही पेरेंट सेल होती है जो आगे जाके ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, ऑफस्प्रिंग को बनाती है। तो एक ही सेल है, एक ही सेल का पूरा जीन मटेरियल चला गया, तो आप ही बताइए कुछ चेंजेस होंगे? मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। हमने देखा था अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस था, उसी न्यूक्लियस में डिवाइड किया, वही न्यूक्लियस उसके बच्चे में चला गया। तो सेम न्यूक्लियस का पार्ट गया है, मतलब जीन सेम है। और क्लोन का मतलब अगर हम समझें, देखो क्लोन का मतलब है the term clone is used to describe morphologically and genetically similar individuals। मतलब morphologically भी similar रहेंगे और genetically भी similar रहेंगे individuals, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी सेम रहेगी और जेनेटिक्स भी सेम रहेगा। Asexual reproduction produces offsprings that are not only identical to one another but also precise copies of their parents। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, एक से ही हो रहा है, एक का ही न्यूक्लियस है, एक का ही न्यूक्लियस है जो डिवाइड कर रहा है बेटा, एंड एक ही न्यूक्लियस में जितने भी जीन्स है वही डॉटर सेल्स में जा रहे हैं, तो चेंजेस कहीं आ नहीं रहे हैं। इसलिए लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, सॉरी, हाँ, asexual reproduction produce offsprings that are common, ठीक है, that are only identical to one another but also precise copies of their parents। पेरेंट्स की भी कॉपी होगी। अब मान लो अमीबा के अंदर एक सेल थी, पेरेंट सेल, उससे दो सेल बनी थी, मतलब अमीबा ने दो बच्चों को जन्म दिया, ऐसे समझो, एक सेल से दो सेल बन रही है। ये दोनों की दोनों सेल अमीबा का जो पेरेंट सेल था उसकी जैसी तो रहेंगी और आपस में भी सेम रहेंगी ना। तो जब ये सेल्स आपस में भी सेम है, एकदम स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सेम है, जेनेटिक्स भी इनका सेम है, सेम न्यूक्लियस है, जेनेटिक्स सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉर्फोलॉजी भी सेम है, इसको हमने बोला है क्लोन, इसको हम बोलते हैं क्लोन। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय asexual reproduction possess exact copies of DNA of their parent, so they exhibit remarkable similarities। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके पास वही डीएनए की कॉपी होती है जो उनके पेरेंट्स के अंदर होती है, इसलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, वो एकदम सेम ही होते हैं, और इसलिए उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट, वी कॉल देम क्लोन्स। ठीक है, इसलिए हम उनको क्लोन्स बोलते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कुछ हो नहीं सकता है। तो आपको यही टर्म लिख के आना है, पहले रिप्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना है कि क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सेकंड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि क्लोन क्या होता है, एंड देन यू कैन वेरीफाई कि क्यों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डॉटर सेल्स को क्लोन बोला है, डॉटर ऑर्गेनिजम्स को क्लोन बोला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Although potato tuber is an underground plant, it is considered as a stem। Give two reasons। Potato tuber एक underground part है, ठीक है, is an underground part। It is considered as a stem। Give two reasons। देखिए डायग्राम, देखिए क्या बात करी है, ये पोटैटो का डायग्राम है। पोटैटो हम जब खाते हैं, जो पोटैटो हम खाते हैं वो जमीन के अंदर से निकलता है, ये जमीन का सरफेस है, मिट्टी के अंदर है, वो पोटैटो है। ठीक है, पोटैटो जो है मिट्टी के अंदर है। अब यहाँ से बर्ड्स भी निकल रही है, ये जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स से ऊपर जाके एक प्लांट बन रहा है। ठीक है, एक नया पोटैटो का प्लांट बन रहा है जो इस बर्ड से बन रहा है, और ये स्टेम है पूरा जो ऊपर बन रहा है, स्टेम पे लीव्स आ रही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑल्दो पोटैटो ट्यूबर इज अंडरग्राउंड पार्ट, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेम। तो ये है पोटैटो ट्यूबर जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे पोटैटो ट्यूबर। क्या बोलेंगे? पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, अब यहाँ से जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स आगे जाके एक नया प्लांट बना रही है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इस पोटैटो ट्यूबर जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, इसको स्टेम क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताओ। अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड क्या होती है? अंडरग्राउंड तो रूट्स होती है मोस्टली, है ना।
अंडरग्राउंड तो रूट्स होती हैं जो ग्राउंड के नीचे मिट्टी के अंदर होती हैं, और ये तो स्टेम है। ये जो पार्ट है, ये पोटैटो का जो पार्ट है, इसको तो हम स्टेम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसको स्टेम क्यों बोलते हैं, ये तो अंडरग्राउंड है। तो इसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा यही है, वो उस एक्सप्लेनेशन को वर्ड्स में देखेंगे। स्टेम के फीचर्स बताइए क्या होते हैं। तो स्टेम के फीचर्स ये होते हैं, स्टेम के अंदर लीव्स होती हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर को अगर हम देखें तो उनके पास एरियल शूट्स हैं। ठीक है, दे हैव एरियल शूट्स। एरियल शूट्स का मतलब ये है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर पोटैटो है, पोटैटो पे बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स तो देखो है पोटैटो पे, पोटैटो पे बर्ड्स हैं। ठीक है, ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स से ग्राउंड के ऊपर तक एक ये बर्ड ग्रो करके एक नया पोटैटो को प्लांट बना रहा है, जिसका स्टेम ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहा है। इसको हमने बोला है एरियल रूट, एरियल शूट। ठीक है, इसको हमने बोला है एरियल शूट। तो दे हैव एरियल शूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। तो एरियल शूट पे नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं इसके नोड्स। ठीक है, ये है नोड्स, और नोड्स के बीच वाला जो गैप इसमें दे रखा है, ये है इंटरनोड्स। ठीक है, ये है इंटरनोड्स। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स दैट इफ अलाउड कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांटलेट्स। बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं नोड्स पे। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स भी होते हैं जो आपके पोटैटो का जो प्लांट है, पोटैटो का जो ट्यूबर पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे होता है, यहाँ पे बर्ड्स तो होते ही हैं। बर्ड से ही नया प्लांट ग्रो कर रहा है, उसी पे स्टेम आ रहा है। तो एरियल शूट, birds are present at the nodes that if allowed can grow into new platelets। और इस पोटैटो के अंदर नोड्स भी रहेंगे और इंटरनोड्स भी रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जबकि पोटैटो के अंदर ये सारी चीजें पूरी हो रही है, नोड्स भी हैं, इंटरनोड्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और जो नोड्स हैं उनसे एरियल शूट निकल रहा है, तो उन एरियल शूट के ऊपर लीव्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो लीव्स हैं ये एरियल शूट पे आ रही है जो पोटैटो से ही निकल रहा है, इसलिए इसको हम स्टेम बोलेंगे, क्योंकि सारी स्टेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे गिनाई, ये सारी की सारी एक पोटैटो के प्लांट में होती है। ठीक है, ये जो पोटैटो का जो प्लांट है, इसमें सारी की सारी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इरेज करके आपको सारा दोबारा से दिखाऊं तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये बर्ड्स हैं। ठीक है, ये जो छोटा छोटा आपको दे रखा है, ये बीच बीच में ये सारे नोड्स हैं, और नोड्स के बीच में जो गैप है बेटा, ये जो गैप आ रहा है, ये है इंटरनोड्स, ये है इंटरनोड्स। एंड बर्ड से जब एक शूट जो ग्रो कर रहा है, इसको हमने बोला है एरियल शूट। एंड एरियल शूट पे लीव्स वगैरह, इंटरनोड्स, नोड्स सब दोबारा ग्रो होते हैं। दैट्स व्हाई पोटैटो कॉल्ड एज स्टेम एंड नॉट रूट। ठीक है, इवन दो इट्स अंडरग्राउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि बिटवीन एन एनुअल एंड perennial plant which one has a shorter juvenile phase, give one reason। एक एनुअल और पेरिनियल प्लांट को कंपेयर करना है और बताना है कि किसका जुवेनाइल फेज छोटा होता है और क्यों होता है। ठीक है, डायग्राम से देखिए, एनुअल, पेरिनियल और बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे कि क्यों जुवेनाइल फेज किसका छोटा है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए जो भी प्लांट होते हैं हमारे, उनके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता है जुवेनाइल फेज से। जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। हाँ, डायग्राम में दिखा भी रखा है। सबसे पहले स्टार्ट होता है एक जुवेनाइल फेज से, ये जुवेनाइल फेज होता है, इसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। उसके जस्ट बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है जब प्लांट में पॉलिनेशन वगैरह शुरू होता है, और उसके बाद उसका आ जाता है सेनेसेंट फेज। जब प्लांट मुरझा के मरने वाली हालत में आता है तो उसको बोलते हैं हम सेनेसेंट फेज। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो उसमें पॉलिनेशन होगा, एंड वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज। तो पेरिनियल, बाइनियल एंड आपके एनुअल प्लांट्स, इनमें क्या फर्क होता है। सबसे पहले एनुअल प्लांट्स अगर हम देखें तो एनुअल प्लांट्स के अंदर एक साल के अंदर, एनुअल मतलब 1 ईयर, एनुअल प्लांट का मतलब ही होता है 1 ईयर। तो ये जो प्लांट है ये 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जुवेनाइल फेज से लेके सेनेसेंट फेज तक। ठीक है,
मतलब ये 1 साल के अंदर मर जाता है प्लांट, अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं, बाइनियल प्लांट्स को 2 साल तक, बाई मतलब 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक अपना ये सब कंप्लीट करेंगे जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं। और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं ना, पेरिनियल प्लांट्स एवरलास्टिंग प्लांट्स हम बोलते हैं, इनका कोई एज डिसाइडेड नहीं होता है। इनका बस एक जुवेनाइल फेज होता है, एक वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन फेज आता है, ठीक है। उसके बाद इनके पत्ते झड़ते हैं, फिर दोबारा रिप्रोडक्शन फेज आता है, वापस से जुवेनाइल फेज चालू नहीं होता है इनका, तो पेरिनियल प्लांट्स हम उनको बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे वापस आएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एक एनुअल और एक पेरिनियल प्लांट को कंपेयर करो और बताओ किसका जुवेनाइल फेज छोटा है और रीजन भी दो। तो अगर हम यहाँ पे ईयर पेरिनियल वाला प्लांट, जो पहला प्लांट आपको यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में, इसको, और एनुअल प्लांट जो लास्ट में दिखाया है, इन दोनों की जुवेनाइल फेज को अगर हम कंसिडर करें तो किसका छोटा है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, देख के ही समझ आना चाहिए कि किसका छोटा है। तो एनुअल प्लांट्स बस 1 ईयर के लिए जीते हैं, तो ऑब्वियसली उनका टाइम ड्यूरेशन छोटा होगा। 1 ईयर में उनको रिप्रोडक्शन वाला फेज भी लाना है, सेनेसेंट भी लाना है, जुवेनाइल भी लाना है। पर पेरिनियल के पास तो बहुत ही टाइम है, ठीक है। उनका पूरा वेजिटेटिव फेज ही 1 साल से ज्यादा के टाइम का होता है, फिर रिप्रोडक्शन फेज आता है, फिर दोबारा रिप्रोडक्शन फेज ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए पेरिनियल प्लांट का जुवेनाइल फेज बड़ा होगा कंपेयर टू आपका एनुअल प्लांट, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज का पहले आपको डेफिनेशन बताना है। वैसे तो देखिए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अंदर जब ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता जितना बड़ा मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए मैं बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अगर यही क्वेश्चन आपका शॉर्ट या फिर लॉन्ग के लिए आ जाए तो आपको ये सारी चीजें लिख के आनी है, अगर ये लॉन्ग के लिए आ जाओ डायग्राम बनाने के साथ। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, तो आपको बस यही लिखना है कि हाँ, एनुअल प्लांट के अंदर जुवेनाइल फेज शॉर्टर होता है, और रीजन यही है कि एनुअल प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल 1 ईयर तक ही होता है, और पेरिनियल का तो बहुत ज्यादा लाइफ साइकिल होता है, मोर देन 2 ईयर्स। यही रीजन देना है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में आ जाए तो सबको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो पहले जुवेनाइल फेज एक्सप्लेन करोगे कि कौन सा पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। फिर एनुअल प्लांट्स बताने हैं। एनुअल प्लांट्स आर दोज दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, जो 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। पेरिनियल प्लांट्स कौन से हैं, जो कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर्स, मतलब मोर देन 2 ईयर्स में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं आपका perennial plant. The vegetative phase is comparatively long, from a few years to several years. They flower more than once during their lifetime. Examples include bananas, pine trees, etc. Underlying reasons of duration of vegetative phase: since the life cycle is short in annual plants, hence the juvenile phase is also small. वही चीज, लाइफ साइकिल छोटी होती है एनुअल प्लांट्स की, इसलिए जुवेनाइल फेज छोटा होता है इन एनुअल प्लांट्स व्हेन कंपेयर टू। अगर ये आपका वेरी शॉर्ट में आंसर आया तो आपको बस यही एक लाइन लिख के आनी है और कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग में आ जाएगा तो ये सब एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डायग्राम की हेल्प से अच्छे से। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या दिया है सीक्वेंस में, इसने निकालने के लिए बोला है एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, उस सीक्वेंस को बताना है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर रिप्रोडक्शन होना है, रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होना है, रिप्रोडक्शन होना है आपके गैमीट की हेल्प से। तो बेसिकली आपको ये तो जनरल नॉलेज में ही समझ आना चाहिए कि पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट जब बन जाएंगे तो गैमीट फ्यूज करेंगे, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पॉलिनेशन होगा, जब एक मेल गैमीट जो होगा जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, वो स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ हाँ, एक पॉलन होगा, पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा, फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, है ना, तो इसको हम पॉलिनेशन बोलेंगे। फिर ये जो पॉलन ग्रेन है नीचे जाएगा, ओवरी में जाएगा और वहां पे एग सेल्स होंगी, एग सेल से जाके फ्यूज करेगा पॉलन ग्रेन, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फिर होगा फर्टिलाइजेशन, पहले हो गया गैमेटोजेनेसिस, फिर हो गया पॉलिनेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है वही ऑफस्प्रिंग जो दो पॉलन और एग सेल से मिलकर बनेगा, ठीक है, उसको बोला है हमने एम्ब्रियोजेनेसिस।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, बस इसी को एक्सप्लेन करना है कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा, गैमीट का बनना, ये सब आएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिखा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखा, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, ये दो चीज आएंगी। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फिर आएंगे फोर्थ फोर्थ फर्टिलाइजेशन, फोर्थ फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। फाइनल आंसर आपका बन जाएगा गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the probability of fruit set in a self-pollinated bisexual flower of a plant। probability एक fruit set की एक self-pollinated bisexual flower में far greater than a dioecious plant, explain। बताओ क्या है bisexual, bisexual flower, है ना, और क्या है एक डाइशियस प्लांट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है कि एक ही प्लांट है बेटा, ठीक है, वन प्लांट, और वन प्लांट के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों फ्लावर्स या फिर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की, हाँ। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक फ्लावर, नॉट प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल है भी है, फीमेल पार्ट, दोनों पार्ट्स हैं, इसको हमने बोला है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड डाइशियस प्लांट क्या होता है, डाइशियस प्लांट होता है कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, मतलब एक पूरा मेल प्लांट होगा, है ना, और एक पूरा फीमेल प्लांट होगा, एक अलग अलग प्लांट्स होंगे, फ्लावर छोड़ो प्लांट ही अलग होंगे, उसको बोलते हैं डाइशियस प्लांट। अब हम बात करते हैं कि इसमें पूछा है कि एक फ्रूट सेट की जो प्रोबेबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेटेड, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इस इधर ही मेल के पॉलन ग्रेन्स हैं, इधर ही फीमेल का स्टिग्मा है, तो इधर से ही यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन से बनेगा फ्रूट। तो इसमें बोला है कि फ्रूट की जो प्रोबेबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेटेड में वो ज्यादा है कंपेयर टू डाइशियस प्लांट। किस चीज की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, फ्रूट के बनने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों है, फ्रूट सेट के बनने की प्रोबेबिलिटी, उसका रीजन मांगा है। तो डायग्राम से भी आपको समझ आना चाहिए कि ये डाइशियस प्लांट के डायग्राम है, उसको यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं क्योंकि एक ही सेक्स होता है एक प्लांट में। तो ये स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं जो मेल पार्ट है, और ये पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं जहाँ पे ओवरी आपको दिखाई गई है स्टिग्मा के साथ, तो ये फीमेल प्लांट है। एंड स्टेमिनेट में आपको एंथर एंड पॉलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे डायग्राम इसका भी दे रखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर के, जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों चीजें हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, तो उसमें बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक ही प्लांट से होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर सेम प्लांट से हो रहा है सब कुछ, तो कॉम्पिटेंसी अच्छी होगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी, है ना, तो फ्रूट बनने के ज्यादा चांस है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, उसी को सेल्फ पॉलिनेशन बोला है। पॉलिनेटर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं है, तो अच्छा चांस ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फूड फर्टिलाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है डाइशियस प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उनके पास एक प्लांट पे एक ही सेक्स होता है, या तो मेल का होगा या फीमेल का होगा, तो उनको जरूरत पड़ती है, रिक्वायर एक्सटर्नल सपोर्ट, ठीक है, to transfer pollen from anther of one flower to the stigma of another flower. So the plant to be depend upon various pollinating agents, biotic as well as abiotic, for the transfer of gametes. So the chance of fertilization and development of fruit is low. इसलिए चांस फर्टिलाइजेशन का एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बहुत ही कम होता है। तो दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, पर इसमें अगर देखें इसके अंदर पॉलन ग्रेन को इधर से इधर ही तो जाना है, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए, नो एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके अंदर आसानी से फ्रूट बन जाएगा और पॉलिनेशन हो जाता है।
Now we will see question number 7. Question number 7 is the presence of large number of chromosomes in an organism a hindrance to sexual reproduction? लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये क्या हिंड्रेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों, क्या रीजन है, पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अगर लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या वो हिंड्रेंस है या नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स coming from two different individuals takes place is referred as sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें फ्यूजन होता है गैमीट्स का, जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रीजन क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स whereas a dog has 78 chromosomes, but both reproduce through sexual reproduction. Chromosome number and the genes that these chromosomes carry are responsible for the characteristic of the organism. ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट का फ्यूजन होता है जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आते हैं, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो गैमीट होते हैं वो क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक अपने में कैरी करते हैं? वो कैरी करते हैं जीन, जो आइडेंटिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो गैमीट 1 एंड गैमीट 2, ठीक है, मान लो स्पर्म एंड ओवम ऑफ ह्यूमन सेल, ये जब फर्टिलाइज करेंगे तो इनका जो जीन होगा वही आइडेंटिटी बनाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म का। तो जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतनी अच्छी वेराइटीज आएंगी, डाइवर्सिटी आएंगी, ठीक है, अच्छे जीन्स रहेंगे, बेकार जीन हटेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डोमिनेंस होगा, रिसेसिव जीन्स हटेंगे। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई नंबर ऑफ जीन्स। तो ये उल्टा होना चाहिए, जिसमें ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है बल्कि वो उतना ही ज्यादा अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल है। तो हिंड्रेंस नहीं है, अच्छा क्रोमोसोम नंबर होना हिंड्रेंस नहीं बोलते हैं, इट्स नॉट हिंड्रेंस, ठीक है, इट्स नॉट हिंड्रेंस। पहली बात तो ये। तो आंसर में जो स्टेटमेंट दी है वो गलत दी है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है हिंड्रेंस है नहीं है। तो आपको यही लिखना है कि क्रोमोसोम नंबर एंड जीन्स दैट दीज क्रोमोसोम्स कैरी, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट पोजेस एन हिंड्रेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको एग्जाम्पल इसमें पूछा है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल आपको डॉग का और ह्यूमन बींग का देख सकते हो। ह्यूमन बींग के अंदर होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, डॉग के अंदर होते हैं 78 क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स में बहुत सारे जीन्स भी होते हैं। तो ये एक कोई भी हिंड्रेंस पोजेस नहीं करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं, तो डू नॉट पोजेस एन हिंड्रेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पेन? साइज और लाइफ स्पेन में कोई रिलेशन है? दो एग्जाम्पल दो इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है साइज में और लाइफ स्पेन में, वो हमें देखना है। तो वी विल सी, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए एनसीईआरटी का ये मैंने पिक्चर निकाला है, ये पहले हम याद करते हैं क्योंकि इनमें से कहीं भी कोई भी एमसीक्यू आपकी नीट एग्जाम के लिए बन सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा एनिमल कौन सा होता है? हाथी, है ना, बहुत बड़ा होता है हाथी। हाथी कहाँ है बताओ? हाथी आपका सेकंड नंबर पे बना रखा है, ये है आपका हाथी, ठीक है। और कंपेयर, अगर हाथी से कंपेयर करें हम, तो टॉर्टोइस तो बहुत छोटा होता है ना, टॉर्टोइस बहुत छोटा सा होता है। हाथी कहाँ, टॉर्टोइस कहाँ? हाथी तो 60 से 90 साल तक जीता है, पर आपको पता है टॉर्टोइस कितना जीता है? टॉर्टोइस 100 से 150 साल तक जिंदा रहता है, इतना उसका लाइफ स्पेन है टॉर्टोइस का, 100 से 150 साल। और हाथी का कितना है? 60 से 90 साल, मतलब ह्यूमन जितना ही है हाथी का। तो टॉर्टोइस का है 100 से 150 साल। तो हाथी का तो साइज भी बहुत बड़ा है ना, हाथी साइज में भी बहुत बड़ा है, तो टर्टोइस का तो साइज भी छोटा है। और देखो अगर हम पैरेट का देखें, ये है आपका पैरेट, तोता, और तोते का होता है लाइफ स्पेन 140 ईयर्स, मतलब 140 साल तक तोता जीता है। 140 साल किसको बोलते हैं तुम?
और तोते के कंपैरिजन में अगर हम देखें, एक क्रोकोडाइल को ही देख लो आप तोते के कंपैरिजन में, है ना? क्रोकोडाइल को देख लो, या फिर आप ह्यूमन बीइंग को भी देख सकते हो, हॉर्स को देख सकते हो। एक हॉर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, हॉर्स को तोते से बहुत बड़ा होता है। हॉर्स का 30 से 40 साल ही है बस। क्रोकोडाइल भी तोते से बड़ा होता है, उसका 60 साल है। और तोता कितना जीता है? 140 साल जीता है। लेकिन तोते से छोटा क्या है? तोते से छोटा है आपका मक्खी, है ना? मक्खी तोते से छोटी है। लीच भी तोते से छोटा है, लीच को तो तोता खाता है। लीच जीता है 20 साल बेटा। मक्खी बस 1 से 4 महीना जीती है। और तोता इनसे साइज में बड़ा है, वो 140 जीता है। लेकिन तोते से साइज में क्या बड़ा है? तोते से साइज में एलिफेंट भी बड़ा है, और एलिफेंट भी तोते से कम जी रहा है। तो आप बताइए, साइज का बड़ा या छोटा आपके जीने को अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। सिंपल सा आंसर है कि देर इज नो रिलेशनशिप, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पेन। एग्जाम्पल उन्होंने दिया मैंगो ट्री का एंड बनियान ट्री का। आप नीचे में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है? लेकिन एग्जाम्पल उन्होंने ये इसलिए दिया है कि मैंगो ट्री और बनियान ट्री दोनों का जो साइज है वो सेम है, लेकिन उनका लाइफ स्पेन डिफरेंट है। ऐसे ही आप एलिफेंट और टर्टाइस का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एलिफेंट साइज में बड़ा है, टर्टाइस टर्टाइस का लाइफ स्पेन उससे बड़ा है, इसका लाइफ स्पेन बड़ा है, एलिफेंट का साइज बड़ा है। ऐसे ही आप पैरेट और लीच का एग्जाम्पल दे सकते हो। लीच का साइज बड़ा है, लीच पैरेट का साइज बड़ा है लीच के कंपैरिजन में, पर पैरेट ज्यादा जीता है, लीच कम जीती है। और पैरेट से एलिफेंट का साइज भी बड़ा है, पैरेट उससे भी ज्यादा जीता है। इसलिए साइज का लाइफ स्पेन से कोई भी रिलेशन नहीं है, हैज प्रूव्ड। नाउ सो क्वेश्चन में आपको लेफ्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम में पूछा है कि ए और बी आपको मार्क किया है। ए पूछा है कि ए कौन सा फ्लावर है और उस फ्लावर में कौन सा पॉलिनेशन होता है, और बी का नाम पूछा है कि बी कौन सा फ्लावर है और बी में कौन सा पॉलिनेशन होता है। सो सी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, ठीक है? आई विल टेल यू अगेन, एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा था। So, yeah. So see, like this is the ground level, and यहाँ से एक प्लांट निकल के आता है, ठीक है? इस प्लांट पे जो बाहर की तरफ फ्लावर्स लगते हैं, ये जो फ्लावर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ, जो ओपन फ्लावर्स हैं, ठीक है? ओपन फ्लावर्स का नाम होता है चैस्मोगेमस फ्लावर्स। क्या नाम होता है? चैस्मोगेमस फ्लावर्स नाम होता है, ओके? लेकिन जो ग्राउंड के नीचे होता है, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड के नीचे वाले जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो क्लोज फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स खुलते ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड के नीचे है। इनका नाम होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, ठीक है? तो नाम तो आपका ए कैटेगरी, ए इज चैस्मोगेमस, बी इज क्लिस्टोगेमस। सो नाउ यू कैन ओनली सी बाय योरसेल्फ, अगर कोई फ्लावर खुला हुआ है तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो या तो सेल्फ पॉलिनेशन कर ले, अगर वो डाइशियस है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। अगर वो मोनोशियस है, एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है ना, तो वो यहीं से पॉलिनेट करके सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। तो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, सेल्फ पॉलिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है और क्रॉस पॉलिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई क्लिस्टोगेमस फ्लावर है जो खुला ही नहीं है, तो उस फ्लावर के अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसको बाहर किसी और प्लांट में फर्टिलाइजेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो ओनली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो ए इज चैस्मोगेमस फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन चैस्मोगेमस फ्लावर। बी इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। Now, Question number 10th is asking, give reasons as to why cell division cannot be a type of reproduction in multicellular organisms. तो हमें रीजन देना है कि क्यों सेल डिविजन is cannot be a type of reproduction in multicellular organisms, ठीक है? तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले तो इट्स नॉट वन सेल, ठीक है? एक सेल नहीं है, इट्स मल्टीपल सेल। सेल डिविजन जो होता है वो एक रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में करते हैं,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी इतनी सारी सेल्स हैं, तो और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर में अगर एक सेम डॉटर सेल निकालना है तो इट कुड बी वेरी इम्पॉसिबल कि हम एक ए सेक्सुअल सेल डिविजन से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाए और उससे रिप्रोड्यूस करें। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसलिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला रीजन तो आप यही दोगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका। ठीक है? कॉम्प्लेक्स होता है उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये आपका सेल डिविजन से नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन। सेल्स यूजुअली लॉस टोटिपोटेंसी व्हेन दे बिकम स्पेशलाइज्ड। टोटिपोटेंसी क्या होता है? टोटिपोटेंसी का मतलब यही है कि एक सेल में इतनी पावर है कि वो एक डॉटर सेल बना सके, मतलब एक डॉटर ऑर्गेनिज्म बना सके। तो ये जो सेल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इनके पास ये पावर ही नहीं है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के छोटे ऑर्गेनिजम्स में होती है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज सेल बन गई है। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बना हुआ है और हर एक सेल का एक डिफरेंट फंक्शन है। ये सेल कुछ और करेगा, ये सेल कुछ और करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, इसलिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? तो जीआईटी सिस्टम होता है, जो जीआईटी मतलब अपना स्टमक, लिवर, ये पूरा सिस्टम होता है, वो अलग उनका फंक्शन है। फिर हमारे ह्यूमन ब्रेन सेल्स होती हैं जो बस ब्रेन का फंक्शन करती है। तो मतलब बेसिकली हर एक सेल का एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, कोई एक सेल सारा काम नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बस सेल डिविजन से आपका इस सेल डिविजन को ही हम रिप्रोडक्शन का जरिया नहीं बना सकते हैं। और cell division increases the number of cells in an organism, leading to the growth of the body. Hence, multicellular organism have developed reproductive systems. इसलिए multicellular organism के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम बने हुए हैं रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनके अंदर सेल्स का काम यही है कि वो रिप्रोड्यूस करे। इसलिए उनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई एक सेल नहीं, एक पूरा सिस्टम करता है काम, और इसलिए उसमें बस सेल डिविजन इज नॉट द वे टू रिप्रोड्यूस। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10 कि क्यों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिविजन नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द ओव्यूल एंड पेरिकार्प। ये आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है? एंड इस फिगर में आपको पूछा है कि ओव्यूल क्या है और पेरिकार्प क्या है। तो लेट मी शो यू दिस फिगर ओवर हियर। देखिए, ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है? एंड इस फिगर के अंदर कुछ नहीं है, बस मार्किंग्स करनी है। ये किसका फिगर है? ये पी का फिगर है। पी मतलब मटर का फिगर है। ये मटर को जो हम छीलते हैं, छीलने के बाद जब अंदर का जो पार्ट होता है मटर का, इसको तो हम बना के सब्जी भी बनाते हैं इसकी। एक्चुअली में ये क्या होता है जो हम मटर खाते हैं? ये होता है ओव्यूल। ठीक है? दिस इज ओव्यूल ओनली, जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं। एंड बाहर की जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, दिस इज पेरिकार्प, द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। ठीक है? तो बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं है 11th क्वेश्चन में, बस मार्क करना है कि क्या ओव्यूल है, क्या पेरिकार्प है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? व्हाई डू गैमीट्स प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि क्यों जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर्स में उन ऑर्गेनिज्म में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम समझते हैं कि क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑक्टोपस वगैरह में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी एक मेल और फीमेल, दोनों पेरेंट बॉडी अपने गैमीट्स फीमेल बॉडी के अंदर जाके फ्यूज नहीं कर रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ह्यूमन बींग्स में जो होता है, डॉग्स में जो होता है, प्लांट्स में जो होता है, इंटरनल होता है। फीमेल बॉडी, फीमेल पार्ट के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्या हो रहा है, या तो मेल और फीमेल अपने गैमीट्स निकाल के बाहर फ्यूज कर रहे हैं एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और वहां पे जाइगोट और एम्ब्रियो बन रहा है, या फिर मेल फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन तो कर रहा है लेकिन बाद में जो जाइगोट है वो बाहर निकल जा रहा है बॉडी से और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि बॉडी के बाहर ही जाइगोट बन रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या फीचर्स होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, पेरेंट्स में क्या होता है, तो आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं अगर क्वेश्चन में आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछें। तो बोथ द पेरेंट्स रिलीज गैमेट्स इन लार्ज नंबर्स, ये एक फीचर है, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे क्यों, पर ये आपको याद रखना है। मोस्टली अकर्स इन बोनी फिशेस, फिशेस एंड फ्रॉग्स के अंदर होता है जहाँ पे गैमीट सराउंडिंग वाटर में रिलीज हो जाता है दोनों का और वहीं पे फ्यूजन हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड एज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सपोज टू हार्श एनवायरमेंट। ऑब्वियसली अगर मदर बॉडी के अंदर रहेगा ऑफस्प्रिंग, जाइगोट एक मदर की बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेगा, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर वो रहा तो वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो दैट कुड बी हार्श। तो ये तीन फीचर्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हैं। और रीजन क्या है बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, वो ये है कि सिंस गैमीट्स आर रिलीज्ड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्टिलाइजेशन करने के लिए, कुछ गैमीट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर लो। एक ऑर्गेनिज्म आपके 5 गैमीट को एनवायरनमेंट के अंदर डाल रहा है और दूसरा आपके 1000 गैमीट को एनवायरनमेंट के अंदर डाल रहा है। अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म आए जो प्रेडेटर्स थे। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इन पांचों गैमीट को खा गए। ठीक है, ये कितने थे, ये भी 5 थे, ये पांचों को खा गए, एक एक को खा गए, तो सारे गैमीट खत्म हो गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का चांस हो गया नल, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म 1000 गैमीट्स डाल रहा है और बाहर से कोई प्रेडेटर आके 1000 में से 5 खा जाता है, तब भी हमारे पास कितने बचते हैं, 5 छोड़ो, 500 600 कितने भी खा जाए तब भी हमारे पास बहुत सारे गैमीट्स बचेंगे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो चांस है, जो परसेंटेज, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। इसलिए इसलिए गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में, क्योंकि सम ऑफ देम मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और ड्यू टू प्रेडेटर्स। देयरफॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ गैमीट्स आर रिलीज्ड टू increase the probability of fertilization. That is the main reason कि probability बढ़ जाए, इसलिए large number of gametes release होते हैं। Now question number 13, which of the following आर मोनोशियस एंड डाइशियस ऑर्गेनिज्म। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है बेसिकली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी ये दिया हुआ है, तो आपको एज इट इज फिल करना है जैसा एग्जाम्पल में दिया है। मैंने एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है वहीं से मैंने ये एग्जाम्पल्स पढ़े और वहीं से मैंने टिक मार्क किए हैं। तो अर्थफॉर्म जो है वो एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अर्थफॉर्म को हम बोलेंगे मोनोशियस। चारा जो होता है, चारा इज अगेन अ मोनोशियस प्लांट, इट्स अ मोनोशियस प्लांट। मार्चेंटिया क्या होता है, एक डाइशियस होता है, मेल सेपरेट होता है फ्रॉम फीमेल, इट्स सेपरेट। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेपरेट हम बोलेंगे फ्रॉम फीमेल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डाइशियस। एंड कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच दैट इज अगेन डाइशियस। कॉकरोच में भी मेल कॉकरोच अलग होता है एंड फीमेल कॉकरोच अलग होता है, तो दैट इज डाइशियस अगेन। तो दैट इज तो बेसिक आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 13 क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग क्या क्या कर रखा है, तो बेसिकली हम पढ़ते जाएंगे इन सब प्लांट्स के बारे में जो भी यहाँ पे दिए हैं, उससे आपको आंसर समझ आ जाएगा। तो पहला प्लांट है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ऑप्शंस है ऑफसेट, आइस, लीफ बर्ड्स एंड बुलबुल्स। बेसिकली ये है कि वेजिटेटिव ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें कुछ ना कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं,
वेजिटेटिव प्रोप्यूल्स, जहां से एक नया प्लांट जन्म लेता है, न्यू प्लांट बनता है। तो क्या जरिया है, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, एगेव में क्या होता है, पोटैटो में क्या होता है, एंड वाटर हाइसिंथ में जो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है उसका नाम क्या है वो आपको लिखना है। एनसीईआरटी की बुक में तो बेसिकली पूरा अच्छे से लिख रखा है। बाकी वी विल ऑल्सो सी कि किसमें क्या है। डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट डायग्राम ब्रायोफाइलम का है। ब्रायोफाइलम का डायग्राम आप देखिए। तो दिस इज ब्रायोफाइलम, यू कैन सी ओवर हियर। ब्रायोफाइलम की लीव्स है। तो नया जो प्लांट होता है वो इसी लीफ में जो बर्ड्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये जो लीफ है ये लीफ है, और लीफ में यहाँ पे बर्ड्स लगी हुई हैं। तो इन बर्ड्स से एक नया प्लांट बनता है, अगर आप इसको देख सके तो। ठीक है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्रायोफाइलम की लीफ का डायग्राम है। और बेटा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, यहाँ से नए प्लांट उग रहे हैं और ये बर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं। तो ब्रायोफाइलम के अंदर जो प्रोपिगेटिव वेजिटेटिव प्रोपिगेटिव स्ट्रक्चर है, दैट इज योर बर्ड्स। फिर आते हैं अगेव पे। अगेव का डायग्राम मैंने दिया नहीं है, पर अगेव एक सक्यूलेंट है और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के थ्रू होता है, आपको ये याद रखना है। अगेव के अंदर बल्बिल्स के थ्रू होता है। बल्बिल्स कैसे होते हैं दिखने में? बल्बिल्स थोड़े बहुत बर्ड्स के जैसे ही होते हैं, बर्ड्स का कलेक्शन जो होता है वो बल्बिल्स होते हैं। तो बल्बिल्स एक फ्लावर बर्ड होता है जो डेवलप होता है एक फ्लावरिंग एक्सिस पे, ठीक है। अगेव प्लांट के अंदर फ्लावर के ऊपर बर्ड्स होते हैं, फ्लावर बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, डेवलप ऑन द फ्लावरिंग एक्सिस एंड शोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको बल्बिल्स बोलेंगे। पोटैटो, पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड आपका पोटैटो ट्यूबर होता है ग्राउंड के नीचे, एंड उसपे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है नोड्स, इन नोड्स से नया प्लांट उगता है और इन नोड्स का नाम क्या होता है? आइस। इसको हम बोलते हैं आइस, जो इन नोड्स पे होता है। अगेव का आपको समझ आया ना? अगेव के अंदर अगेव है, इसका ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर बर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं बल्बिल्स। तो ब्रायोफाइलम का हो गया बर्ड्स, अगेव का हो गया बल्बिल्स, पोटैटो का हो गया आइस। वाटर हायासिंथ में होते हैं ऑफसेट्स। ये वाटर हायासिंथ का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। वाटर हायासिंथ का प्लांट है ये, जिसमें स्वॉलन पिटियोल है एंड स्पॉन्जी स्टेम है। दिस इज स्पॉन्जी स्टेम, एंड ये जो स्पॉन्जी स्टेम है, ठीक है, यहाँ से नए नए प्लांट उग रहे हैं। देखिए, ये एक दूसरा प्लांट इसी स्पॉन्जी स्टेम पे उगा है। तो जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां से ये प्लांट उग रहा है, उसको हमने बोला है ऑफसेट, ठीक है। यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो आपका इकॉर्निया प्लांट है ये। इकॉर्निया प्लांट में आपका हो गया वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं इस प्लांट का दूसरा नाम, क्योंकि ये वाटर के अंदर उगता है, इसको ऑफसेट बोल दिया। तो मैच द फॉलोइंग अगर आप करोगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ब्रायोफाइलम के अंदर होगा आपका बर्ड्स, लीफ बर्ड्स, लीफ के ऊपर। अगेव के अंदर आपका होगा बल्बिल्स। पोटैटो के अंदर होगा आपका आइस। वाटर हायसिंथ के ऊपर होगा आपका ऑफसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग, व्हाट डू द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किस में डेवलप होता है? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है। सो बेसिकली ओवरी एंड ओव्यूल का पूछा है। तो अगर ये आपका फ्लावर है, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, इसमें नीचे ओवरी होती है, मेल फीमेल पार्ट में पिस्टल बना रही हूँ। ये आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होता है, और ये आपकी होती है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, जिनको हम एग्स भी बोलते हैं। ओव्यूल्स, जिनको हम एग्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपकी जो ओवरी होती है वो एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जो आपके ओव्यूल्स होते हैं, जो आपके एग्स होते हैं, एग सेल्स, वो आपके सीड्स बना लेते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक फ्लावर था तो उसमें एक ओवरी था, ओवरी के अंदर आपके एग सेल्स थे जिनको आपने ओव्यूल बोला। जब वो एक फ्रूट बन गया, सपोज वो एक एप्पल बन गया, ठीक है, वो एक एप्पल बन गया। एप्पल का ये पूरा का पूरा जो फ्रूट है, ये फ्रूट तो आपका ओवरी बन गया।
और इसके अंदर की जो एग सेल्स थी, मतलब जो इसके ओव्यूल्स थे, जैसे एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं ना, 2 सीड्स, तो ये आपके सीड्स बन गए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आउटर कवरिंग थी वो ओवरी थी, तो ओवरी इज द फ्रूट, अंदर ओव्यूल थे, एग सेल्स थे, तो फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स जो छोटे 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 होते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। सो ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट and ovule will form the seeds. It's just this basic answer. Okay. So this is it from my side. Rest we will continue in our next session. Remaining short answer type questions. Okay. 11 short answer type questions and 4 long answer type, 5 long answer type questions. So thank you so much.